तो हेलो एवरीवन। हमारे देश इंडिया में अभी एक फेस्टिवल आने वाला है। जी हाँ। और आप सोचेंगे कि ये तो अप्रैल का मंथ है, अभी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है। मैं किसी रिलीजियस फेस्टिवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ। और अब आप समझ गए हैं कि मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इंडिया में इलेक्शन आने वाला है और इंडिया में इलेक्शन फेस्टिवल से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, फेस्टिवल में भी हमारी ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि आने वाला दिन, मतलब फेस्टिवल के बाद जो आने वाला दिन हो, खुशी से भरा हो, हैप्पीनेस हो, स्वस्थ हो, विकास हो चारों तरफ, और हम अपने जीवन में विकास कर सके, नए अचीवमेंट को पाएं। इलेक्शन भी ऐसा ही है। इलेक्शन में जो हर एक सिटीजन का ऑब्जेक्टिविटी यही होता है कि इलेक्शन के बाद जो है एक स्ट्रांग गवर्नमेंट आए, जिसकी एक स्ट्रांग और एक एक फ्यूचरिस्टिक सोच हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, और देश विकास करे, और देश के विकास में हर इंसान भागीदार हो। और जब देश विकास करता है तो उसके सिटीजन भी विकास करते ही हैं, उनको भी उसका बेनिफिट मिलता ही है। क्योंकि कंट्री क्या है, एक तरह से एक फैमिली है। अगर आपका फैमिली डेवलप होती है, आपकी फैमिली एक प्रोग्रेस करती है, विकास करती है, तो उसका बेनिफिट उसके मेंबर को मिलता है। उसी तरह से देश है, अगर देश विकास करता है तो उसका जो है रिजल्टेंट बेनिफिट जो है वो सिटीजन्स को भी मिलता है। दिस इज वेरी कॉमन फैक्ट। अब आप थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने यहां पे एक टर्म यूज किया, डेमोक्रेटिक फेस्टिवल। और डेमोक्रेटिक फेस्टिवल एक टर्म है डेमोक्रेसी, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक टर्म जो है वो डेमोक्रेसी से ड्राइव है। और थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊं कि थोड़ा सा डेमोक्रेसी को डिफाइन करना चाहूं, तो डेमोक्रेसी जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, और दोनों जो है वो ग्रीक वर्ड है, डेमोस एंड क्रेटस। डेमोस का मतलब होता है पीपल, और क्रेटस का मतलब होता है पावर, मतलब पावर ऑफ पीपल। तो मतलब ऑल टुगेदर अगर हम दोनों को कंबाइन करें, डेमोस और क्रेटस को, तो मतलब होता है पावर ऑफ पीपल। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कि ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ पीपल, मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की इच्छा पे, लोगों के विश पे, लोगों के विल पे डिपेंड हो। और यही तो है। इसीलिए हमारे जो, अगर आप देखेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर थे, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किए, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। जैसे यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि एक गुड गवर्नेंस को प्रोवाइड किया जा सके लोगों को। इंडिया जब आजाद हुआ 1947 में, तो क्या बहुत बेसिक फैसिलिटी नहीं थी लोगों के बीच में, जो है सो क्या थी, पॉवर्टी थी। देश जो है वो गरीबी से गुजर रहा था, इवन बहुत सारे स्ट्रेस कंडीशन थे, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि देश नया आजाद हुआ था। वैसे ही बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम जो है हम लोग ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फेस किए। तो इसीलिए हमारे फाउंडिंग फादर ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से गवर्न करे, और उसका जो बेनिफिट है वो समाज के सबसे जो पिछले दर्जे पे है, मतलब लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, उसको बेनिफिट मिल सके। और वो कैसे मिलेगा, मतलब कि एक जो सेंट्रल में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जो लोग हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उन दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। और वो कनेक्शन कौन होता है, वो कनेक्शन होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर मैं सेंटर की बात करूं, स्टेट में देखेंगे तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक कनेक्टिविटी है, कहां से, लोगों के बीच से एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है कैबिनेट मिनिस्टर लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर ये कनेक्टिविटी, मतलब कि जो पब्लिक है उनसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एग्जीक्यूटिव बॉडी का पुअर होगा, तो क्या होगा, गवर्नमेंट अच्छी नहीं होगी और गुड गवर्नेंस नहीं होगी। और गुड गवर्नेंस एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आप देखेंगे, अगर आप एक कॉमन सी बात बताता हूं, आर्टिकल 12 से 35 जो फंडामेंटल राइट है, वो बेसिक्स है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आपका वो वाइड होता है तो इसका मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बेनिफिट नहीं हो रहा है। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब यह है कि गुड गवर्नेंस इज द प्राइम फैक्टर एंड प्राइम ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके लिए यह कनेक्टिविटी, मतलब कि पब्लिक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एग्जीक्यूटिव बॉडी में होनी चाहिए। यहीं पे मेरा मुद्दा है। मैं आज जो फैक्ट शेयर करना चाह रहा हूं, मेरी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बहुत रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन, हो सकता है मैं गलत हूं तो आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं जो इंफॉर्मेशन मुझे है और उसके बेसिस पे मैं कुछ अपनी राय रखना चाह रहा हूं, और आपको अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है एक छोटी सी पहल हो सकती है, लेकिन मे बी ये लार्ज इंपैक्ट कर सकता है। अब देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोगों के द्वारा चुने होते हैं एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अगर मैं बात करूं, अगर मैं सही हूं तो अभी इंडिया में क्या है, 543 जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर जो है इलेक्टेड होते हैं, जो लोग चुनते हैं। और हाँ, और मैं यहां पे एक डिस्क्लेमर बता रहा हूं, मैं एक क्लियर कर रहा हूं कि ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, और ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट हूं, या मैं, मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है।
ये मेरा एक छोटी सी राय है, सजेशन है, या फिर जो कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अब देखिए, एक चीज जो मैंने नोटिस किया है ओवर द ईयर्स, कि लोग कहते हैं कि इलेक्शन के टाइम में जो है वो पॉलिटिशियन आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, और रेस्ट ऑफ द पीरियड अगर बात करें 5 साल के दौरान, वो बहुत कम देखे जाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक बैनर लगा हुआ है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लापता है, अगर अगर किसी को मिले तो हमें बताएं। ये एक छोटा सा मीम कभी कभी आप देखेंगे, या तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा शेयर किया जाता है ये सब चीज। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये फैक्टर है, कहीं ना कहीं ये है, और मैंने भी इस चीज को विटनेस किया है कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बिटवीन द पीपल और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कहीं ना कहीं पुअर है। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं है, जिसको इंप्रूव करने की हमें जरूरत है। और उसका एक मेजर जो मुझे लगता है कि मैंने सर्च किया गूगल में, उसका एक जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑफिस ही नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर थे, उनका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि एक गुड गवर्नेंस हो। और मैंने अभी बताया कि गुड गवर्नेंस के लिए क्या चाहिए, एक स्ट्रांग टाई अप चाहिए बिटवीन द पब्लिक टू द रिप्रेजेंटेशन, मतलब जिसको आप इलेक्ट करते हैं मेंबर पार्लियामेंट को, टू द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है, जो पार्लियामेंट में बैठती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। मतलब इन तीनों के बीच में एक स्ट्रांग कनेक्शन होना चाहिए, तब एक इंक्लूसिव गवर्नेंस हो सकता है। और ये जो स्ट्रांग टाई है तीनों के बीच में, ये इंश्योर करेगा कि एक गुड गवर्नेंस हो। तो जरा सोचिए, अब मैं आपको यहां पे एक बहुत रेशनल फैक्ट शेयर कर रहा हूं। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जा रहा था, तब उस समय जो और बहुत सारी कंट्री थी, एग्जिस्टिंग कंट्री थी, खासकर जो डेमोक्रेटिक कंट्री थी, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो कंसीडर किया गया था, उसको ओवरथ्रू किया गया था होली, ताकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। और इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर है, वो बहुत सारे फीचर जो है वो डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किए। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो उस समय की जो कंट्री थी, खासकर जो इंग्लैंड थी, यूएसए थी, कनाडा थी, आयरलैंड थी, ऑस्ट्रेलिया थी, बहुत सारे कंट्री से जो है उसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को जो है वो बोरोड किया गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था इंग्लैंड। जी हां, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे फीचर्स को बोरोड किया गया और उसको इनकॉर्पोरेट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर मैं बात बताऊं तो खासकर जो पॉलिटिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया। जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, या फिर सिंगल सिटीजनशिप जो है, बाइकैमरल सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा और राज्यसभा जो होता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो इस तरह के प्रोविजन जो है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब यहां पे एक चीज आप गौर कीजिएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो गवर्नमेंट है हमारे यहां, वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया गया। अब सोचिए कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट में अगर आप सर्च करेंगे तो हर एक एमपी का 2 ऑफिस है, एक जो उसके पार्लियामेंट हाउस है और दूसरा जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, जैसे ऋषि सुनक, अभी वो इंग्लैंड के पीएम है, ठीक है। अगर आप सर्च कीजिएगा गूगल में सिंपल कि ऋषि सुनक का ऑफिस कहां पे, तो आपको 2 चीजें दिखेंगी। एक पार्लियामेंट्री ऑफिस, जिसको कह सकते हैं वहां पे हाउस ऑफ कॉमन, जैसे हम लोग का यहाँ लोकसभा होता है, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन होता है। और दूसरा जो है उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस। आप कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस में देखेंगे, आपको मैं स्क्रीन पे शेयर भी कर रहा हूं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस है वो है नॉर्थ एलर्टन, जो कि नॉर्थ यॉर्कशायर में पड़ता है इंग्लैंड में। तो सोचिए उनके जो एमपी है, जो अभी पीएम है ऋषि सुनक, उनका 2 ऑफिस है, एक पार्लियामेंट्री ऑफिस और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस। कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस होने की का जो मकसद है वो यही है ताकि पीपल से टाई अप जो है स्ट्रांग होना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां हमारे एमपी का कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुझे लगता है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और खासकर टैग कीजिए, चाहे वो आपके फैमिली में मेंबर हो, चाहे रिलेटिव्स हो, या फिर जो भी जानकार लोग हैं, इवन आप पीएमओ या सीएमओ या फिर जो भी पॉलिटिकल पर्सन है, जो जागरूक पर्सन है, उसको आप इसको टैग कीजिए ताकि ये वीडियो और इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जा सके। और ये बहुत रैशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक इंक्लूसिव बात हो रहा है ताकि आम लोगों का जो है वो बेनिफिट हो सके। तो आई होप कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल, मैंने बताया कि अगर मैं सर्च करूंगा कि अगर मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ऑफिस हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहां है, तो मुझे नहीं मिलता है। और गूगल में भी सर्च करता हूं तो मुझे नहीं मिलता है। आपको अगर मिले तो आप मुझे बताएं कि हां ऐसा है, आप इस तरह से खोजेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो ऑफिस होता है वो है ही नहीं। ऑफिस उनका दिल्ली में होता है और पार्लियामेंट के सेशन के दौरान पार्लियामेंट को अटेंड करते हैं और फिर वहां पे मतलब उनका जो पार्लियामेंट हाउस होता है दिल्ली में, वहां डिसाइड करते हैं। तो लोगों को कुछ समस्या होगी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वो किसको बताएंगे? वो अपने मेंबर पार्लियामेंट को बताएंगे और मेंबर पार्लियामेंट उस समस्या को या फिर उस कंसर्न को पार्लियामेंट में रेज करेगी ताकि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उस पर
एक स्ट्रांग डिसीजन ले सके, ताकि उस इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। ये एक नॉर्मल वे है, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ताकि नीचे से ऊपर तक बात को रखा जा सके, ठीक है। लेकिन अगर नीचे लेवल पे, मतलब एक ग्राउंड लेवल पे, अगर पब्लिक के बीच में और रिप्रेजेंटेटिव है, जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर स्टेट की बात करेंगे तो उसके बीच में होना चाहिए। और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, एक ऑफिस होना चाहिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसके इलेक्टेड मेंबर के लिए, जो कि मुझे लगता है नहीं है। अब आप सोचिए, जो सोसाइटी में है, क्या एक हायरार्ची है, जो लोएस्ट स्टेटा पे, मतलब जो समाज के सबसे निचले पायदान पे है, अगर वो अपने कंसर्न को अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बताना चाहें तो वो कैसे बताएंगे? क्यों? क्योंकि जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो दिल्ली में होते हैं, ठीक। और अगर सेशन नहीं होता है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत कम मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। अब यहां पे देखिए एक इश्यूज है, ये बिल्कुल एक मुझे लगता है कि एक बहुत ही सॉलिड इशू है, जिसको हमको रखना चाहिए अपने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री को, या फिर हमारे जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर उनको, कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनकी ऑफिस क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है? अगर एक सबसे छोटे पायदान पे अगर कोई, मतलब जो पब्लिक है, वो अपने मेंबर, अपने इलेक्टेड मेंबर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो दिल्ली जाके कम्युनिकेट करे, तो फिर कहां रही कनेक्टिविटी? अगर मैं आज, मुझे आज कोई इशू है, तो मैं अपने मेंबर पार्लियामेंट को कैसे कन्वे करूंगा? आपको मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को प्रॉब्लम है, अब वो क्या करेगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी की, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी एक्स से वो मेंबर है, मेंबर रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके कुछ कार्यकर्ता होते हैं उस क्षेत्र में। अब आप उनके पीछे लगिए कि सर मेरा ये काम है, आप मेरा करवा दीजिए थोड़ा सा। अब उनके पीछे जाइए, वहां पे फिर आपको कुछ ऊपर नीचे करना पड़ेगा, आप भी जान रहे हैं। वो अपने से ऊपर वाले को देंगे और फाइनली वो बात जाएगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। और इसमें ये कोई गारंटी नहीं कि आपकी बात अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगी, और कितने दिन के बाद जाएगी ये भी कोई ठीक नहीं है। और आप जो बोले और वहां तक जो पहुंचा, उसमें कितना गैप है ये भी आप नहीं समझ सकते। आपने क्या कहा, आपकी कंसर्न क्या थी, और आपके मेंबर, आपके रिप्रेजेंटेटिव के पास क्या गया, आपको नहीं पता है। मेरे कहने का मतलब है कि एक स्ट्रांग कनेक्टिविटी होनी चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की और उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो पब्लिक है, आम जनता है। और जनता मतलब हर, ऐसा नहीं कि जो अपर स्टेटा है, लोएस्ट स्टेटा में जो सबसे छोटे पायदान, सबसे निचले पायदान पे जो पब्लिक है, उसकी भी कनेक्टिविटी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, जितने की एक समाज में जो अपर स्टेटा में है उनकी। इससे क्या होगा कि एक स्ट्रांग कनेक्टिविटी रहेगी, और स्ट्रांग कनेक्टिविटी बिटवीन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि जो इलेक्टेड मेंबर है, और पब्लिक के बीच में अगर रहेगी, तो एक गुड गवर्नेंस हर वक्त एश्योर होगी। ये फॉर श्योर है। और ये सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता है कि आपके जो इलेक्टेड मेंबर है उससे पब्लिक की जो है कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया ना कि आप सर्च कीजिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस क्या है, आपको नहीं मिलेगा शायद। अगर मिलेगा तो आप मुझे रेक्टिफाई कीजिए, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन कम हो, तो आप मुझे जरूर रेक्टिफाई कीजिए। मैं अपने इंफॉर्मेशन को मतलब अपडेट करूंगा, क्योंकि मैंने जो सर्च किया गूगल में मुझे नहीं मिला। मुझे नेशनल पोर्ट ऑफ इंडिया में भी मिलता है दिल्ली का एड्रेस, या फिर उनकी जो होम एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस है। मुझे लगता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका एक ऑफिस जरूर होना चाहिए। हाँ, यह बात जरूर है कि जब पार्लियामेंट सेशन चलती है तो दिल्ली में रहना उनका अनिवार्यता बन जाता है, मतलब कि एक अनिवार्य है। लेकिन उस समय क्या होना चाहिए कि उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे सनी देओल साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शायद गुरदासपुर पंजाब से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम अपने पब्लिक से मिल नहीं पाते थे, अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनके पब्लिक से मिल नहीं पाते थे। तो लोगों का एक शिकायत होता था, जो अपोजिशन पार्टी होती है, इवन पब्लिक भी एक क्रिटिसाइज करती है कि सनी देओल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आते हैं, और जिससे कि आम लोगों का जो है समस्या को वो सुन नहीं पाते हैं, और बातें फर्दर वो प्रोसीड नहीं कर पाते हैं उनके समस्याओं को पार्लियामेंट में। तो सनी देओल ने इस बात को समझा और उन्होंने क्या किया कि एक रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे अपॉइंट किया, और उनका नाम था शायद गुरप्रीत सिंह पलहड़ी। जी हाँ, अगर आप गूगल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो क्या था, तो ये ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए किया गया ताकि आम पब्लिक का जो कंसर्न है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पहुंच सके, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आपको पार्लियामेंट में ले जा सके। मतलब क्या है कि स्ट्रांग कनेक्टिविटी चाहिए। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर इसी तरह से अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर दिल्ली में रहते हैं, अगर उस समय अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी आम पब्लिक को कुछ भी इशू है, कंसर्न है, तो वो किन के पास जाएंगे? वो वही कि आप उनके पीछे जाइए, वो उनके पीछे जाए, फिर उनसे ऊपर, इस तरह से बात होगी। तो मेरी जो इशू अभी बहुत अर्जेंट है वो तो पहुंच ही नहीं पाएगी। तो मेरा मानना है, और मेरा जो मतलब मेरी जो रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, उसके अनुसार से मैं एक सजेशन दे सकता हूं।
आपको अच्छा लगे तो आप उस पर कमेंट दीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ये एक छोटा सा रिपोर्ट है पर लार्ज इंपैक्ट डाल सकता है। हो सकता है ये बातें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के पास पहुंच सके, या फिर हमारे जो चीफ मिनिस्टर उनके पास पहुंच सके, कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जो परमानेंट ऑफिस है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होना चाहिए। या फिर अगर स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं तो उनसे मेरी ये मतलब एक रिक्वेस्ट है कि उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक परमानेंट ऑफिस होना चाहिए। और जब वो सेशन अटेंड कर रहे हैं दिल्ली में, अगर दिल्ली में वो सेशन अटेंड करें तो वो पार्लियामेंट हाउस में होंगे, तो उस समय उसके रिप्रेजेंटेटिव उस ऑफिस में हो, ताकि आम लोग जो सबसे लोएस्ट स्टेट जो पीपुल है, समाज के सबसे नीचे पायदान पे, वो भी अपनी जो कंसर्न है उसको बता सके और उसके साथ उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो मैटर ऑफ द फैक्ट ये था कि तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ऑफिस जरूर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बहुत सारे फायदे होंगे, मतलब सिर्फ गवर्नेंस ही नहीं, एक क्या बोलते हैं, ट्रस्ट गैप। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट बहुत बार बार ये बोलती है कि एक ट्रस्ट गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए पब्लिक के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैक्सिमम टाइम देंगे तो उससे क्या होगी कि कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। हां, जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन ऑफिस एक परमानेंट होना चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस सबको पता हो कि ये ऑफिस है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। आप अपने किसी को वहां पे जाके रख सकते हैं, जिस तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट में एसपी होते हैं, डीएम होते हैं, और सबको पता था कि ये डीएम ऑफिस है, ये एसपी ऑफिस है। उसी तरह से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी ऑफिस होना चाहिए उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और या फिर एमएलए का भी ऑफिस होना चाहिए उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इससे क्या होगा, आम लोग अपने क्वेश्चंस को, अपने कंसर्न को, मतलब विदाउट एनी डाउट उनको बता सकते हैं, अपन क्या कहते हैं, शेयर कर सकते हैं। और ये एक मेजर रिफॉर्म ला सकता है गवर्नेंस में, और गुड गवर्नेंस के लिए एक मेजर पिलर जो है कह सकते हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है ये। तो मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मैं अपनी राय रखना चाह रहा था। और हाँ, मैं फिर से बता दूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूं और ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे नाम ले रहा हूं। बस मेरी एक राय थी जो मैंने शेयर की। और आपको अगर अच्छा लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक आम आदमी की बात कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मतलब प्रैक्टिकल होती है। और मुझे लगा ये बहुत प्रैक्टिकल इश्यूज है, जिससे कि आने वाले समय में, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो एक मेजर इंप्रूवमेंट आ सकती है और हमारा देश और विकास हो सकता है। आज जिस तरह से भारत विकास कर रहा है, अगर इस तरह की जो है रिफॉर्म आए तो आई एम नो डाउट कि 2030-40 तक जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का जो एक गोल है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसको अचीव करने से कोई नहीं रख सकता। तो इस तरह से मैं अपने वीडियो को जो है वो एंड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत रिलेवेंट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये मुझे लगा अच्छा है। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।